ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर केएम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वर्ष 2025 का प्रारंभ ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से प्रारंभ होने वाला है और पूरा वर्ष 2025 आप सभी के लिए कैसा बीतेगा, स्पेशली आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कर्क लग्न और कर्क राशि दोनों ही जातकों के लिए, जिनका लग्न कर्क है, जिनकी राशि कर्क है, दोनों पर इसका क्या प्रभाव होगा इस वीडियो में हम समझेंगे। देखिए, एग्जैक्ट प्रभाव देखने के लिए गोचर को देखना बहुत महत्वपूर्ण होता है और गोचर का मतलब आपके लग्न या राशि के रिस्पेक्ट में जो भी प्लैनेटरी मूवमेंट होता है उसको हम लोग गोचर कहते हैं। तो इस श्रृंखला में हम लोग क्योंकि वर्षफल की बात कर रहे हैं, वैदिक ज्योतिष में वर्षफल की जो डेफिनेशन दी गई है वो आपका अपना वर्षफल तभी निकलेगा जब आपका जन्मदिन जिस समय मनाया जाता है उसी के आसपास हम लोग वर्षफल निकालते हैं। उसमें सिंपल क्या प्रोसेस करते हैं, जिस समय आपका जन्म था उस समय सूर्य जितने अंश का था उतने ही अंश का सूर्य अगर आपके उस पर्टिकुलर ईयर में जिसमें वर्षफल निकालना होता है, अगर दोनों का अंश बराबर हो जाए तो उस टाइम पर, उस डेट पर जो चार्ट बनता है उसको वर्षफल कहा जाता है। फिलहाल ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है, इंग्लिश कैलेंडर है, अंग्रेजी नववर्ष है। तो अंग्रेजी नववर्ष में कैलेंडर का डेट चेंज हो रहा है, 24 से 25 हो रहा है। तो इसका क्या प्रभाव रहेगा इसको हम समझते हैं। वैदिक ज्योतिष में तो हम लोग चैत्र महीने की जो प्रतिपदा तिथि होती है वहीं से हम लोग वर्षफल निकालते हैं और उसमें वर्ष के पदाधिकारियों का निर्णय होता है। कोई राजा बनते हैं, कोई मंत्री बनते हैं, कोई कोषाध्यक्ष होते हैं, कोई सशेष होते हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट दिया गया है। इस पर भी वीडियो मैं बहुत पहले पोस्ट कर चुका हूं। फिलहाल 2025 कैसा बीतेगा वो भी कर्क लग्न कर्क राशि वाले जातकों के लिए इसको समझना हो तो सबसे महत्वपूर्ण है आप उन ग्रहों को फोकस कीजिए जिनका चाल बहुत धीमे धीमे आगे बढ़ता है। जैसे शनि ग्रह हो गया, राहु केतु, बृहस्पति, इन 4 ग्रहों को अगर आप आधार मान ले तो आपको वर्षफल की गणना निकालना आसान हो जाएगा। इसके अलावा आपको आपका लग्नेश की जो गति है, कहाँ पर ये मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, क्योंकि जो कर्क लगन वाले जातक होते हैं सामान्यतः इनका जो स्वभाव होता है वो इमोशनल होते हैं, भावात्मक होते हैं, जल तत्व वाली राशि होती है, इसलिए ये इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम लगना, साइनोसाइटिस इत्यादि बीमारी से ये ज्यादा परेशान होते हैं। तो कर्क लग्न वाले जातकों के लिए ये पूरा परिवर्तन 2025 कैसा रहेगा, क्योंकि सभी के मन में जिज्ञासा होती है कि आने वाला वर्ष हमें क्या देने वाला है, आने वाला वर्ष हमसे क्या लेने वाला है। तो इन सभी परिस्थितियों को हम लोग सबसे पहले गोचर के अनुसार देखिएगा। देखिए, वर्ष 2025 में 3 ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जो आप सबको याद रखना पड़ेगा। ये सारी घटनाएं सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के को छोड़कर है। जैसे 29 मार्च 2025 एक ऐसा डेट आ रहा है जहां पर केतु ग्रह को 8 ग्रह दृष्टि करेंगे। अब आप सोचिए, नवग्रहों की दुनिया में एक ग्रह पर अधिक से अधिक कितने ग्रह देख सकते हैं, तो उसकी जो मैक्सिमम दृष्टियां हो सकती है वो 8 ही दृष्टि हो सकती है। तो 8 ग्रह अगर एक ही ग्रह को देखेंगे और वो भी केतु को देख रहे हैं, केतु को साक्षात कहा जाए तो हम लोग अध्यात्म से इसको कंपैरिजन करते हैं। इसको बृहस्पति का कैटलिस्ट भी कहते हैं, लेकिन इसकी जो परछाई होती है वो मंगल के समान होता है। मंगल युद्ध का कारक है और युद्ध की संभावना अभी भी पूरे विश्व में चल रही है, चाहे वो रशिया यूक्रेन का हो, चाहे वो इजराइल का बाकी कंट्री के साथ, ईरान के साथ भी अभी चल रहा है। तो ये जितने भी युद्ध की परिस्थितियां हैं, अगले वर्ष 2025 में भी कुछ ऐसी ही कंडीशंस डेवलप हो रही है। सबसे पहली कंडीशन क्या डेवलप हो रही है कि केतु पर सभी 8 ग्रहों की दृष्टि अपने आप में एक खतरनाक संकेत। दूसरा, कुछ टाइम के लिए जो शनि है राहु के साथ पिशाच योग बनाने वाले हैं।
हर एक लगन में ये जो पिशाच योग होगा वो अलग अलग होगा। बृहस्पति देव जो है 14 मई को अपना राशि परिवर्तन करके ये मिथुन राशि में जाएंगे और उसके बाद इनकी गति बहुत फास्ट हो जाएगी। मिथुन में जाकर इनकी गति बहुत तेज होगी और केवल 19 अक्टूबर तक पहुंचते पहुंचते ये अपने परम उच्च राशि को भी टच कर जाएंगे और उसके बाद इनकी गति थोड़ी सी धीमी होगी। ये वक्री होंगे 4 दिसंबर को और फिर ये मिथुन राशि में पहुंचेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का बहुत फास्ट मूव होना और शनिदेव का राहु के साथ पिशाच योग बनाना कहीं ना कहीं पर प्रत्येक लग्न राशि पर इसका प्रभाव बहुत अधिक पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग कर्क लग्न कर्क राशि वाले जातकों के लिए बात करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि शनि का, राहु का, केतु का और बृहस्पति का गोचर आपको कैसा परिणाम दे रहा है। क्योंकि 100% जो प्रिडिक्शन होता है उसमें मैक्सिमम प्रभाव जो होता है वो मंद गति वाले ग्रहों का ही होता है। बाकी अगर आप देखिएगा तो प्रत्येक महीने सूर्य का भी राशि परिवर्तन होता है, प्रत्येक दिन चंद्रमा का नक्षत्र परिवर्तन होता है। इसके अलावा शनि, सूर्य का, शुक्र का, बुध का, मंगल का, ये सभी फ्रीक्वेंटली राशि परिवर्तन करते रहते हैं। तो सबसे पहले हम उन ग्रह की बात करें जिनकी गति बहुत धीमे है और इस श्रृंखला में हम लोग शनिदेव के बारे में बात करते हैं। देखिए शनिदेव वर्तमान में अगर आप जब देखिए, जब वीडियो आप देख रहे हैं तो शनिदेव आपके लग्न भाव से या राशि भाव से अष्टम में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव में कुंभ में है और इनका मूल त्रिकोण राशि भी है। मूल त्रिकोण राशि में कुंभ में शनि का जो गोचर है वो अपने आप में अध्यात्म को बढ़ाने का प्रयास करते हैं क्योंकि कारक भाव में जा रहे हैं। लेकिन शनिदेव जो है इनका गोचर एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं, अगर आपका लग्न कर्क लग्न है तो कर्क लग्न में अत्यंत मारक कहलाते हैं क्योंकि सप्तमेश भी हो जाते हैं, अष्टमेश भी हो जाते हैं। और ये गोचर वाइज देखा जाए तो ये आपके पिता के भाव में पहुंच रहे हैं, आपके भाग्य भाव में पहुंच रहे हैं। तो एक चीज तो कन्फर्म है कि पिता के भाव पे जब शनिदेव का गोचर होगा, यानी धर्म के भाव पे जब शनिदेव का गोचर होगा, तो निश्चित रूप से अगर आप अध्यात्म से जुड़े हुए हैं तब तो आपको बहुत ज्यादा कोई परेशानी नहीं देगा। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक नहीं है तो ऐसे कंडीशन में आपको सबसे पहली परेशानी शनिदेव ही देने वाले हैं। और ये परेशानी क्या देंगे? आपके पिता के स्वास्थ्य में परेशानी उत्पन्न देंगे, आपकी इम्यूनिटी पावर को बहुत ज्यादा कमजोर करने की कोशिश करेंगे, आपके इनकम के स्रोत पर भी ये देखेंगे। और कहा जाता है शनि के बारे में, जिस भाव को देखते हैं वहां के फल को ये कम कर देते हैं। विशेष रूप से जब ये वक्री होते हैं तो उसका फल बहुत कम होता है लेकिन लंबे टाइम तक मिलने वाला फल होता है। तो करियर के बारे में बात किया जाए, क्योंकि इनकम पे शनि की दृष्टि पड़ेगी, तो इनकम पे शनि की दृष्टि पड़ना ओवरऑल खराब नहीं है, अच्छा मैं कहूंगा। इसके अलावा अगर आपके ऊपर किसी प्रकार के लीगल एक्शन चल रहे थे, शनिदेव वहां पर बैठ के लीगल मामलों को भी देखेंगे तो न्यायिक मामलों में आपको सफलता देंगे। कंपटीशन का जो भाव होगा वो एक्टिवेटेड होगा और कंपटीशन में आपको इनकम और कंपटीशन दोनों का जो सकारात्मक प्रभाव है आपको वर्ष 2025 में देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा खतरनाक समय पिता के लिए 2025 में 29 मार्च 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक रहेगा, जब शनि और राहु दोनों मिलकर पिशाच योग का फॉर्मेशन करेंगे और ये पिशाच योग आपके नेम फेम को भी परेशान करने की कोशिश करेंगे। गोचर में भी इनकी दृष्टि क्योंकि गले पर पड़ेगी और गला यानी जहां पर वायु तत्व की अधिकता होती है, जहां से हम लोग सांस को लेते हैं, नाक कान गले वाला जो पोर्शन होता है, उस पर शनि और राहु की जब एक साथ युति पड़ेगी तो जिनको रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम है वो उस समय परेशानी कुछ ज्यादा बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा शनि देव के बाद हम लोग बात करेंगे राहु और केतु का जो राशि परिवर्तन होगा, कैसा परिणाम कर्क लग्न कर्क राशि वाले जातकों को देगा। देखिए वर्तमान में राहु जो है आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहा है, लेकिन राहु अब अष्टम में चले जाएंगे। अष्टम के राहु से मुझे कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। अष्टम का राहु गुप्त ज्ञान को देता है, अष्टम का राहु गुप्त धन को देता है,
अकल्ट साइंस में आपको एक्सपर्ट बना देता है। तो हर तरीके से अष्टम का जो स्वामी है, अष्टम के स्थान पर जो राहु बैठ रहे हैं, वो आपको पैतृक संपत्ति में भी मदद करेंगे, आपके धन को भी मदद करेंगे, अकस्मात फँसे हुए धन को भी निकाल कर लाएँगे। बहुत सारे अगर नुकसान हुए थे तो उस नुकसान की भी पूर्ति यहाँ पर कर देंगे। लेकिन मुझे परेशानी है द्वितीय भाव में जो केतु बैठेगा, वो परिवार में अमांगलिक समाचार ज़्यादा लेकर आएगा। क्योंकि द्वितीय भाव परिवार का होता है और केतु अग्नि तत्व में सिंह राशि में रहेंगे, द्वितीय भाव में रहेंगे, तो आँखों से संबंधित परेशानी उत्पन्न हो सकती है। आप इस समय अगले वर्ष 2025 में ऐसा भी अनुभव कर सकते हैं कि आपके पास धन टिक नहीं रहा है, क्योंकि धन स्थान पर केतु साक्षात बैठ जाएँगे और केतु जब भी धन भाव में बैठेंगे, तो परिवार में अलगाव करेंगे, परिवार से आपको और ज़्यादा दूर ले जाने की कोशिश करेंगे, विदेश तक जाने का भी योग यहाँ पर केतु बनाएँगे धन भाव में बैठने के कारण और धन को संचित नहीं होने देंगे। तो इस साल की जो प्लानिंग होनी चाहिए वो धन का संचय आप अपने जीवन साथी के नाम पर ही अगर आप करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने नाम से अगर आप करते हैं तो एक ही झटके में बहुत सारे पैसे आपके खर्च होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और ये जो खर्च होगा वो पिता या आपके परिवार में किसी सदस्यों के ऊपर, उनके रोग पर, उनके इलाज पर ये पैसे ज़्यादा खर्च हो सकते हैं। दूसरा, द्वितीय भाव का जो केतु होता है, क्योंकि ये अग्नि तत्व में रहता है, तो ऐसे कंडीशन में नारकोटिक्स एक्शन का बढ़ जाना, जो लोग सिगरेट इत्यादि पीते हैं, उनके सिगरेट पीने की जो टेंडेंसी है, वो यहाँ पर ज़्यादा बढ़ सकती है। साथ में आँखों में जलन की समस्या उत्पन्न रहना, ये पूरे 18 मई के बाद ये देव यानी जो केतु देवता है वो उत्पन्न करने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे। तो राहु का राशि परिवर्तन और शनि का राशि परिवर्तन कंपैरेटिवली फिर भी मैं कहूँगा ठीक है, लेकिन केतु का जो राशि परिवर्तन है वो आपके लिए अच्छा नहीं है। इसलिए केतु की शांति की पूजा आपको करवानी चाहिए 18 मई के बाद और कोशिश कीजिए कि कुत्तों को या पक्षियों को अगर आप कुछ खाने के लिए देते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो ऐसा करने से केतु शांत रहते हैं। अगर आपने घर में कुत्ते पाल रखे हैं, उनकी सेवा कीजिए, इससे भी केतु शांत रहेंगे। इसके बाद हम बात करने वाले हैं बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन, जो आपके लिए अत्यंत योग कारक है। बृहस्पति वर्तमान में देखा जाए तो कहाँ पर गोचर कर रहे थे? बृहस्पति अभी वृषभ में गोचर कर रहे थे। जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं, इस समय एकादश भाव में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, लेकिन बृहस्पति का जो गोचर होगा वो आपके द्वादश भाव में हो जाएगा। अब द्वादश भाव जो होता है, उसमें शुभ ग्रह कभी भी अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। अभी बृहस्पति देवता को देखिए तो स्थान आपको रोग ऋण शत्रु का मिला हुआ है, साथ में नवम त्रिकोण का भाव मिला हुआ है, पिता के भाव को मिला है। यहाँ से भी इंडिकेट कर रहा है कि पिता के हॉस्पिटलाइजेशन पर खर्च होना है, क्योंकि पिता के मालिक होकर हॉस्पिटल में जाकर बैठ रहे हैं और साथ में परिवार में केतु का बैठना है। पिता हो सकते हैं, पिता तुल्य जैसे लोग हो सकते हैं, आपके घर के वरिष्ठ वृद्ध लोग हो सकते हैं जिनके अस्पताल पर खर्च हो सकता है। इस तरीके की अकस्मात खर्चे जो है इस वर्ष 2025 में कर्क लगन के लिए मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। हालाँकि द्वादश स्थान पर बृहस्पति देव है और 6वें घर के मालिक हैं, तो कई कंडीशन में विपरीत राजयोग की कंडीशन भी ये बनाएँगे। तो उसमें जब चंद्रमा आपका केंद्र में आएगा, उच्च राशि में आएगा या स्वराशि में होगा, ऐसे कंडीशन में यही बृहस्पति देव आपको अच्छे परिणाम भी देने वाले हैं। इस समय विदेश यात्रा करने के योग भी बृहस्पति देव यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो शनि और राहु भी इंडिकेट कर रहे हैं पितृभाव का दूषित होना, भाग्य भाव का दूषित होना और बृहस्पति देव भी यही बता रहे हैं कि पितृभाव के मालिक होकर द्वादश में जा रहे हैं और साथ में आपके जो परिवार का स्थान है वहाँ पर केतु का विराजमान होना है। तो मेरे ख्याल से ये चीजें आपको लगभग समझ में आ गई होगी, जो कर्क लग्न, कर्क राशि वाले जातक हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि इस पूरे वीडियो में आपका फाइनेंस कैसा रहेगा। वो कौन-कौन से डेट है जो वर्ष 2025 में आपके लिए अनुकूल रहेंगे। इसके अलावा आपकी प्रॉपर्टी की क्या स्थिति रहेगी, आपके फाइनेंस की क्या स्थिति रहने वाली है, आपके शिक्षा, प्रेम प्रसंग की क्या स्थिति रहेगी, ट्रैवलिंग में लाभ मिलेगा, ट्रैवलिंग कब करना चाहिए। अच्छे और खराब समय की कुछ लिस्ट मैं बनाया हूँ,
और वो कर्क लगन वाले जातकों को यहाँ पर नोट करना चाहिए। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। देखिए, स्वास्थ्य के लिए मैं यही देख पा रहा हूँ कि इस साल जो स्वास्थ्य रहेगा वो एग्जैक्टली 29 मार्च 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक का जो टाइम है, जब शनि राहु का पिशाच योग बनेगा, तो उस समय आपको ज्यादा गले से रिलेटेड परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो गोचर का ये प्रभाव आपके लिए अच्छा नहीं है गले को लेकर। और जिन लोगों को ऑलरेडी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है, एस्थमा है, या किसी भी प्रकार की परेशानी है जो कि रेस्पिरेटरी से रिलेटेड है, उन सभी लोगों के लिए समय थोड़ा सा कठिनाई पूर्वक कष्टप्रद हो सकता है। कर्क लगन में या कर्क राशि वाले जातकों के लिए एक तो परेशानी यहाँ पर निश्चित रूप से केतु का दिखाई दे रहा है, और साथ में शनि राहु का जो पिशाच योग है वो आपकी हेल्थ को प्रभावित कर रहा है। इसलिए 1 जनवरी से 7 मई तक मैंने अच्छा समय नहीं लिखा। इट इज अ बैड टाइम फॉर हेल्थ। 1 जनवरी से 7 मई तक अच्छा नहीं है स्वास्थ्य के लिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा। लेकिन 18 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक का जो टाइम है वो आपके लिए स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहेगा। इसके बीच का जो टाइम है एटलीस्ट न्यूट्रल रहने वाला है, बहुत अच्छा नहीं तो बहुत खराब भी नहीं रहने वाला है। अब इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपकी दशा कौन सी चल रही है। अगर गलती से भी आपकी केतु की दशा चल रही है या बृहस्पति की दशा चल रही है तो थोड़ी परेशानी और आपकी बढ़ सकती है। और अगर मार्केश चल रहा है, शनि चल रहा है, तो और ज्यादा परेशानी स्वास्थ्य को लेकर ये करने वाले हैं। प्रॉपर्टी के लिए 28 जनवरी से लेकर 14 मार्च का टाइम आपके लिए बेहद शुभ बन रहा है। इसके अलावा 7 मई से लेकर 16 जुलाई तक का जो टाइम है वो भी आपके लिए अच्छा है। और लास्ट में अगर देखा जाए तो वर्ष के अंत में 9 अक्टूबर से लेकर 7 दिसंबर तक का समय आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो केवल 1 जनवरी से 24 अक्टूबर, ये बड़ी लंबा रेंज मिल रहा है इस बार कर्क लगन वाले जातकों के लिए। मतलब परेशानियां तो हैं, कष्ट भी है, वो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी करियर के लिए एटलीस्ट 1 जनवरी से 24 अक्टूबर तक का जो टाइम है इन विपरीत परिस्थितियों में अच्छा आपके लिए बन रहा है। लक की बात किया जाए, यानी भाग्य का सहयोग 1 जनवरी से 7 मई तक बिल्कुल नहीं देने वाला है। तो जो कर्म के भरोसे काम करते हैं उनको लगातार कर्म अपना करते रहना चाहिए। भाग्य के भरोसे आपको कोई भी सफलता इस ड्यूरेशन में नहीं मिलने वाली है। इसके अलावा 24 अक्टूबर से 26 नवंबर वो डेट आ रहा है जहां पर भाग्य भी आपका साथ देगा। फाइनेंस की बात किया जाए तो फाइनेंस के लिए यानी संचित धन में बढ़ोतरी करने के लिए 24 अक्टूबर से 2 नवंबर तक का जो टाइम है वो फिर आपके पक्ष में होता हुआ दिखाई देगा। अगर विद्यार्थी वर्ग हैं, शिक्षा कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए पूरा वर्ष लगभग आपके फेवर में रहेगा। प्रेम प्रसंग भी बढ़ेगा। और अगर बेस्ट टाइम एग्जैक्ट देखा जाए तो 17 जनवरी से लेकर 24 अक्टूबर तक का जो समय है वो आपके फेवर में रहने वाला है। मैरिड लाइफ कहा जाए तो मैरिड लाइफ की स्थिति 1 जनवरी से लेकर 29 मार्च तक बहुत अच्छी नहीं है। किसी ना किसी प्रकार का अलगाव वैवाहिक जीवन में मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही 1 जनवरी से 29 मार्च बीत जाएगा, आपका वैवाहिक जीवन पहले के रिस्पेक्ट में अच्छा होना प्रारंभ हो जाएगा। ट्रैवलिंग के लिए 2 डेट अच्छे हैं और 1 डेट खराब है, तो उसको भी रेंज नोट कीजिएगा। 4 जनवरी से 14 जनवरी हर प्रकार की ट्रैवलिंग के लिए अच्छा है। 27 फेब से 14 मार्च तक का जो टाइम है वो हर तरीके से अच्छा है। लेकिन 22 जुलाई से 21 अगस्त तक का जो टाइम है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। प्रॉफिट की बात किया जाए तो इस वर्ष जो है एक बड़ा प्रॉफिट तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन 1 जनवरी से 29 मार्च के बीच में एक बड़ा नुकसान जरूर मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप अपनी स्ट्रेटजी वर्ष 2025 का, आप अपनी वर्ष 2025 की जो स्ट्रेटजी है वो आपको मेंटेन करके हुए चलना चाहिए, क्योंकि मैंने गोचर का प्रभाव ऑलरेडी बता दिया है। अब उपाय क्या करना है आपको? उपाय करने के लिए ओम नमः शिवाय का लगातार आपको पाठ करना है। अगर पिता संबंधी ज्यादा परेशानी उत्पन्न हो रही है तो केतु की शांति करानी चाहिए, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। तो ये कुछ उपाय है जो कि कर्क लगन वाले जातकों को करना चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को निश्चित रूप से आपको शेयर करना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9818318303 और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी info@kundaliexpert.com है। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा। ओम
नमः शिवाय।